कल की क्लास में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में जाना था, समझा था। आज उसे आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे काल विभाजन। ठीक है कि हिंदी साहित्य का जो 1000 वर्षों का जो इतिहास है लगभग, उसको विद्वानों ने कैसे अलग अलग भागों में विभक्त किया, उसकी क्या क्या समय सीमा निर्धारित की। जैसे सामाजिक विज्ञान के इतिहास, वैसे इतिहास आप पढ़ते हैं ना, तो सुविधा की दृष्टि से उसको विभिन्न कालखंडों में बांट करके उसका अध्ययन किया जाता है। वैसे ही सुविधा की दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि साहित्य के इतिहास को भी भिन्न भिन्न कालखंडों में उनका बंटवारा किया जाए। ठीक है, इतिहास में आप देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक युग है, आद्य ऐतिहासिक युग है, ऐतिहासिक युग है, और भी काल आए, मौर्य काल, मुगल काल, है ना बंटवारा। तो वैसे ही साहित्य के इतिहास में कैसे काल का विभाजन किया जाता है। आप सबको मालूम होगा कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गारसा द तासी, लेकिन गारसा द तासी ने अपनी किताब इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। जान रहे इस बात को। उसके बाद आते हैं शिव सिंह सेंगर जी, जिन्होंने किताब लिखी शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने भी काल विभाजन का कोई महत्वपूर्ण प्रयास साहित्य इतिहास लेखन में नहीं किया। काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास जो किया वह किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी किताब द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसलिए आप देखते हैं कि कल भी मैंने बताया था कि जॉर्ज ग्रियर्सन को हिंदी साहित्य का सही मायने में पहला इतिहास लेखक माना जाता है, और उन्होंने हिंदी साहित्य को कुल 11 भागों में बांटा। ठीक है, और अलग अलग नामकरण उनका किया। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया कि काल का विभाजन किया, उसका आधार साहित्यिक नहीं था। जैसे कि इन्होंने जो काल के विभाजन किए वो थे विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, इस तरह से काल का उन्होंने विभाजन किया। कुछ काल का विभाजन उन्होंने व्यक्ति विशेष के आधार पर किया, जैसे कि जायसी की प्रेम कविता, तुलसीदास इत्यादि इत्यादि। तो प्रयास तो किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने साहित्य इतिहास के काल विभाजन का, लेकिन यह विभाजन बहुत अधिक वैज्ञानिक नहीं था, बहुत ठोस नहीं था और बहुत अव्यवस्थित था। यह पूर्ण रूप से इसको वैज्ञानिक काल विभाजन नहीं कहा जा सकता। इन्होंने जो पहला काल निर्धारित किया उसका नाम था चारण काल, और इन्होंने चारण काल का समय रखा 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। लेकिन बाकी के जो काल थे उसका भी कोई समय निर्धारित इन्होंने नहीं किया। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास तो किया, लेकिन यह प्रयास बहुत अधिक वैज्ञानिक और तार्किक नहीं था, ठोस नहीं था और व्यवस्थित भी नहीं था। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद जो काल विभाजन का प्रयास किया गया वह किया गया मिश्र बंधुओं द्वारा। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 5 कालखंडों में विभाजित किया। ठीक है, और उसके कुछ उपखंड भी बनाए, 3 उपखंड भी बनाए। तो इस प्रकार उनका जो काल विभाजन था वह कुल 8 भागों में हो गया। कुल 8 भाग उन्होंने तय किए। ठीक है, पहले जो 3 खंड थे उसके 2-2 उपखंड भी बनाए। तो इस प्रकार 5 मूल खंड और पहले के 3 खंड, तो 8 भागों में उन्होंने साहित्य के इतिहास का विभाजन किया। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की समस्या यह रही कि उनका काल विभाजन अत्यंत जटिल था, बहुत मुश्किल था, जटिल था, और कुछ बहुत स्पष्ट रूप से उसका आधार सामने दिखाई नहीं दे रहा था। तो यह विभाजन भी एक तरह से अव्यवस्थित विभाजन माना जाएगा, जिसका कोई तार्किक और वैज्ञानिक आधार नहीं था। मिश्र बंधु के बाद कौन आते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया, और उन्होंने इस विभाजन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए बहुत तार्किक और व्यवस्थित काल विभाजन किया। और उनका जो शुक्ल जी का जो काल विभाजन है वह लगभग सर्वमान्य है, जिसे सब मानते हैं, और उस आधार पर हिंदी साहित्य का पठन पाठन विश्वविद्यालयों में या हर जगह किया जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वह अत्यंत महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक, तार्किक और व्यवस्थित है।
ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कैसे हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को किन किन कालखंडों में बांटा था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया। पहले कालखंड का उन्होंने नाम दिया वीर गाथा और उसकी समय सीमा निर्धारित की 1050 से 1375 संवत। यहां ध्यान दीजिएगा, संवत और ईस्वी सन में अंतर होता है। संवत जो होता है वह हमेशा ईस्वी सन से 57 ईयर 57 वर्ष आगे चलता है। यानी कि इस संवत को ईस्वी सन में अगर आपको बदलना है तो आसान फॉर्मूला है, इधर से भी 57 माइनस कर लीजिए और इधर से भी 57 माइनस कर लीजिए। और ईस्वी सन को संवत में बदलना है तो ईस्वी सन में क्या करेंगे आप 57 जोड़ देंगे। स्पष्ट है ना, मेधावी विद्यार्थी हैं आप लोग, सब समझ जाते हैं। ठीक है, तो पहले काल का नाम दिया वीर गाथा काल और समय सीमा रखी संवत 1050 से 1375। उसके बाद जो काल आया उसका नाम रखा भक्ति काल और इसकी समय सीमा दी 1375 से 1700 संवत। ये एकदम याद होना चाहिए, आपकी जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा कालखंड उसका उन्होंने नाम रखा रीति काल और इसकी समय सीमा दी 1700 से 1900 संवत। और आधुनिक काल जो चौथा कालखंड था 1900 के बाद से अब तक इस समय तक जो सब चला आ रहा है ये सब कुछ किस में आ जाएगा, आधुनिक कालखंड में आ जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काल विभाजन की एक और बड़ी विशेषता है कि इन्होंने भक्ति काल की 2 धाराएं बताई। ठीक है, और उन 2 धाराओं के भी 2 उपभाग उन्होंने बताए जिसे हमें जानना चाहिए। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की जो काव्य धारा थी उसके 2 भाग किए, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। इस पे हम लोग आगे की कक्षाओं में विस्तार से जानेंगे कि निर्गुण काव्य धारा क्या है, उसकी प्रवृत्तियां क्या है, सगुण काव्य धारा क्या है, उस धारा में कौन कौन से कवि आते हैं, ये हम सब जानेंगे। पहले ये हम समझें कि 2 भाग भी बताए, 2 धाराएं बताई, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, और फिर इनके भी 2-2 भाग बताए, 2-2 धाराएं बताई। निर्गुण काव्य धारा में बताया ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा, और सगुण काव्य धारा में बताया राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ये बहुत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पे आचार्य शुक्ल ने जो काल विभाजन किया, यह बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी आधार पर हम जो साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो इन्हीं सभी जो विभाजन है उन विभाजनों के आधार पर हम कवियों के बारे में जानते हैं, उनकी कविताओं के बारे में जानते हैं, उनका मूल्यांकन भी करते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो विभाजन है वो बहुत वैज्ञानिक और व्यवस्थित है, जटिलताओं से बिल्कुल मुक्त है और लगभग सर्वमान्य यह विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसमें एक चीज बस जो देखने के लिए आती है, इसकी एक सीमा आप ये कह सकते हैं कि रीति काल, ठीक है ना, रीति काल की जो कविताएं हैं उसमें कुछ भक्ति काल की भी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। भारतेंदु युग में कुछ रीतिकालीन काव्य धाराओं की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, जिसे आचार्य शुक्ल ने गौण प्रवृत्तियां कहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जैसे इतिहास में जैसे घटनाओं का एक तय समय और एक निश्चित अवधि होती है, साहित्य में प्रवृत्तियों के बनने और समाप्त होने या बदलने की कोई एक खास निश्चित तिथि नहीं होती है, तो वो एक अंतर प्रवाह प्रवृत्तियों का निश्चित रूप से चला रहता है। इसीलिए अत्यधिक प्रवृत्ति, अत्यधिक भाव कौन सा किस समय में प्रबल है उस आधार पर नामकरण किया जाता है और उसका काल विभाजन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। ठीक है, चलिए इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद काल विभाजन के क्षेत्र में जो दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम आता है जिस आलोचक का, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो पैटर्न था, जो ढांचा था, उसी को स्वीकार करते हुए हिंदी साहित्य के का काल विभाजन प्रस्तुत किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की सीमा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इसीलिए भक्ति काल और रीति काल की सीमा जो थी वो खुद ब खुद थोड़ी आगे बढ़ गई। और उन्होंने जो काल विभाजन किया वो इस प्रकार है, उन्होंने पहला जो काल विभाग किया उसका नाम दिया आदिकाल और उसका समय दिया ईस्वी सन 1000 से 1400। ठीक है, दूसरा कहा पूर्व मध्यकाल, ठीक है, जिसको आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, भक्ति काल, और उत्तर मध्यकाल को रीति काल। प्रश्न बार बार पूछता है कि पूर्व मध्यकाल किसने कहा, रीति काल किसने कहा, तो नामकरण में आगे हम इन सब चीजों को जानेंगे। तो जो पूर्व मध्यकाल है उसकी समय सीमा रखी 1400 से 1700।
फिर उत्तर मध्यकाल की समय सीमा रखी 1700 से 1900 और अंतिम जो काल था उसको क्या कहा? आधुनिक काल। और इसकी समय सीमा क्या रखी? 1900 से अभी तक चल रहा है। आप एक समानता यहाँ पे देख सकते हैं कि आधुनिक काल नाम पे दोनों सहमत हैं, दोनों ने आधुनिक काल ही कहा है। ये जो दो विद्वान हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जो काल विभाजन है वो सर्वसम्मति से मान्य है और लगभग क्या पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि इस पे मुहर लग चुकी है और इसको लेकर के कोई शंका या कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन एक बात जो ये आती है कि 1900 के बाद से अब तक कितना हो गया? ये 2022 चल रहा है। अब कितने साल हो गए? तो इतने सालों में साहित्य क्या आगे नहीं बढ़ा? क्या उसकी धाराएं नहीं आई? तो उसका काल विभाजन कैसे हो, उसको कैसे बांटा जाए? तो एक सामान्य तरीके से इसके बाद आधुनिक काल का जो विभाजन प्रस्तुत किया गया उसे हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि आधुनिक काल में फिर आधुनिक में आप जानते हैं कि गद्य विधाएं भी आ जाती हैं। रीति काल तक का साहित्य तो कविता में है, गद्य की शुरुआत तो आधुनिक काल में होती है। नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, ठीक है, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी लेखन, जीवनी, आत्मकथा, ये सारी गद्य विधाएं आधुनिक काल में आती हैं। तो अंत में सिर्फ और सिर्फ आधुनिक काल का जो विभाजन है वो हमें देख लेना चाहिए और उसे समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो आधुनिक काल का जो विभाजन बोर्ड पे हमारे सामने है वो कुछ इस रूप में है कि भारतेंदु युग आता है 1850 से 1900, ठीक है। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। यह भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे इस युग का नामकरण किया गया। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, और इसकी समय सीमा बताई गई 1900 से 1918। इसके बाद आता है छायावाद। छायावाद का समय है 1918 से 1936 ईस्वी। इसके बाद आता है प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी। फिर आता है प्रयोगवाद 1943 से 1951 ईस्वी। फिर आती है नई कविता 1951 से 1960 ईस्वी। और फिर आती है साठोत्तरी कविता 1960 से अब तक जो चली है। अब इस बीच में जो कविताएं लिखी जा रही हैं साठोत्तरी कविता के साथ साथ, इसे आप समकालीन कविता भी कह सकते हैं। साठोत्तरी कविता के साथ साथ आगे जो कविता का प्रवाह है वो समकालीन कविता भी उसे आप कह सकते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखते हैं तो यहां आपको दिखाई देता है कि छायावाद से लगभग, ठीक है, क्योंकि भारतेंदु युग में नाटक इत्यादि बहुत लिखे गए, कविताएं भी लिखी गई, लेकिन छायावाद से लेके साठोत्तरी कविता तक जो काल का विभाजन किया गया है वो सिर्फ कविताओं को केंद्र में रख करके किया गया है। सिर्फ और सिर्फ कविताएं हैं। प्रगतिवाद भी एक काव्य धारा है, प्रयोगवाद भी, नई कविता भी, साठोत्तरी कविता भी। जबकि आधुनिक काल में गद्य का आगमन तो हो चुका था, तो गद्य की जो महत्वपूर्ण विधाएं उपन्यास, नाटक और कहानी मुख्य रूप से, इनका विभाजन भी समुचित रूप से किया जाना चाहिए। और इनके विभाजन का भी एक आधार बनता है कि जो खास विधा है, जैसे कि कहानी विधा या उपन्यास विधा या नाटक विधा, तो उसका जो मूर्धन्य साहित्यकार था, जो मूर्धन्य लेखक था, उसको केंद्र में रख करके काल का विभाजन किया गया, जिसे भी हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है, उपन्यास का जो विभाजन प्रस्तुत किया गया वो प्रेमचंद को केंद्र में रखा गया, क्योंकि आपको मालूम है कितने बड़े और महान उपन्यासकार हैं, तो उनको केंद्र में रख के उपन्यास का विभाजन किया गया। तो कहा गया प्रेमचंद पूर्व युग, यानी कि प्रेमचंद के पहले जो उपन्यास लिखे गए, ठीक है, एक विभाजन उसका किया गया। फिर दूसरा विभाजन प्रेमचंद युग, यानी कि जिस युग में प्रेमचंद लिख रहे थे वह युग। फिर प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद के बाद का युग, ठीक है। और फिर आया स्वातंत्रोत्तर, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के जो उपन्यास लिखे गए वो। और फिर समकालीन उपन्यास, यानी कि आज के समय में जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं। स्पष्ट है बात? ठीक है। यही बात कहानी पर भी लागू होती है, ठीक है। सिर्फ यहाँ उपन्यास की जगह, ठीक है, कहानी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कहानी विधा में भी प्रेमचंद को ही केंद्र में रख करके काल का विभाजन किया गया है। तो वह भी ऐसा ही होगा, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी और समकालीन हिंदी कहानी, ये कहानी का भी विभाजन हो गया। और इसके बाद तीसरी और एक और महत्वपूर्ण विधा है, उसका नाम क्या है? नाटक। तो हिंदी नाटकों का जो विभाजन किया गया वो कुछ इस प्रकार से है।
और हिंदी नाटक का जो विभाजन किया गया वो जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रख के उसका विभाजन किया गया, क्योंकि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार, ऐतिहासिक नाटकों की उनकी जो श्रृंखला है उसके कहने ही क्या, पूरी दुनिया के सामने हिंदी रंगमंच और हिंदी नाटकों की जो प्रतिष्ठा बढ़ी उसमें जयशंकर प्रसाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए उनको केंद्र में रखकर हिंदी नाटकों का विभाजन करते हैं। प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक यानी कि प्रसाद के बाद, ठीक है, स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटक और समकालीन हिंदी नाटक, इस समय जो नाटक लिखे जा रहे हैं। उसी प्रकार आलोचना का भी विभाजन किया गया। तो आलोचना के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को केंद्र में रखा गया, शुक्ल पूर्व, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर, ठीक है, और समकालीन हिंदी आलोचना। आई बात समझ में? ठीक है। उसी तरह निबंध में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को केंद्र में रखा गया, शुक्ल पूर्व हिंदी निबंध, शुक्ल युगीन हिंदी निबंध, शुक्लोत्तर हिंदी निबंध और फिर समकालीन हिंदी निबंध। आई बात समझ में? तो इस तरह से भिन्न भिन्न विधाओं का वर्गीकरण किया गया है। तो ये था काल विभाजन, ठीक है, और काल विभाजन के वैज्ञानिक आधारों को ध्यान में रखते हुए कैसे शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यताएं अभी भी हम आत्मसात करते हुए और काल का विभाजन देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, घर जाइए, नोट्स बनाइए, ठीक है, और इसको अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए।